ख़ाज़ साहब के पास जहाँ अखबारों के पुश्तारे होते थे वहाँ और भी कई बातें होती थी। मसलन एक डिब्बिया होती थी इतनी बड़ी जिसमें शायद पेंसिल जो रखते हैं, उसमें जब खोलते हम तो सुई, धागा, कागज़, पेंसिल, रबड़ वगैरह सब उसके होते हैं, दवाएँ वगैरह सब उसी पे रखते थे। ख़ाज़ साहब कैंची, कोई चीज़ हमें ना मिल रही हो ख़ाज़ साहब के थैले में मौजूद होती थी। तो वो ख़ाज़ साहब जो किताब पढ़ने वाली होती है वो देखने की होती है, इसलिए कि उसे सुर्ख और सफ़ेद तो नहीं, नीली, पीली, सुर्ख लकीरें दरी हर लाइन के नीचे खींची होती है। एक दिन मुझसे उन्होंने किताब दी, मैंने कहा था मैं आपकी किताब नहीं पढ़ सकता। कहने क्यों? मैंने कहा आप पढ़ने की गुंजाइश रखते ही नहीं है, आपने हर लाइन को अंडरलाइन किया होता है, तो अटेंशन जो है बिल्कुल डाइवर्ट हो जाती है। आपके नज़दीक ठीक है कि फ़लाँ चीज़ अच्छी है, इसको सुर्ख करो, फ़लाँ कम अच्छी है, इसको येलो करो, इसको, लेकिन मुझे तो नहीं है पता। कहने अच्छा यूँ करो कि पढ़ने से मैं तुम्हें नहीं रोकता, तुम ज़रूर पढ़ा करो, लेकिन ये करो कि तुम किताब ज़रूर पढ़ा करो। मैंने कहा अच्छा जी किस तरह पढ़ूँ? कहने भैया मैं तुम्हें बताता हूँ। अगले दिन वो किताब एक लेके आए नई, कहने पहले तुम पढ़ लो उसके बाद मैं पढ़ूँ। तो ये उनकी मेरी परवरिश थी, उन्होंने इससे मुझे ये बड़ी बात है जो मेरे साथ किसी ने नहीं की। तो कह लेंगे पहले तुम पढ़ लो फिर मैं पढ़ लूँगा, इसलिए कि मेरी पढ़ी किताब तुम नहीं पढ़ सकते। फिर उनके पढ़ने को बड़े रैपिड रीडर थे, बहुत जल्दी पढ़ते थे, हम नहीं पढ़ सकते उनका। तो पढ़ते पढ़ते गलतियाँ भी निकालते जाते थे किताब में से, तो फिर कहीं प्रूफ की गलती है, कहीं कॉमे की गलती है, कहीं ओवर की गलती है, टेंस की गलती है, वो भी साथ मार्क करते जाते थे। एक दिन मैं बैठा हुआ टी हाउस में, न टी हाउस में कहता हूँ ये रिविजन रूम में, तो कहने लगे कयूम नज़र। मैंने कहा जी ये लोग मुझे क्या समझते हैं? मैंने आज तो नहीं समझते हैं। कहने लगे नहीं और क्या समझते हैं? मैंने कहा जी आप किस पॉइंट पे कह रहे हैं? कहने लगे ये अलीगढ़ से एक तीसरा आया है PhD का, तो मैं मैट्रिक हूँ और ये थीसिस PhD का मेरे पास उन्होंने भेजा मार्क करने के लिए। मैंने कहा साहब वो थीसिस जो है वो तो उसके लिए कोई बात होगी ना, वजह इफ्तिखार होगा, आपके लिए तो नहीं है ना। आपका तो इल्म जो है वो उनके लिए वजह इफ्तिखार है, इसलिए आपका इल्म जो है उसमें मैट्रिक का तो मसला ही नहीं है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपसे बैठे हुए बातें करते हैं, वरना हम आप जैसे आदमी आलमों के साथ हम कहाँ बैठे होकर बात कर सकते हैं। फिर वो अंजुमन खुदामुद्दीन का एक अंजुमन थी शेरा वाले गेट में, मौलाना अहमद अली साहब की, तो उनके वो मुरीद थे, ख़ाज़ साहब के ज़माने में थे, शायद आखिर दम तक रहे, ये नहीं मुझे पता। पर वो एक अखबार निकालते वहाँ से, अल इस्लाम, इस्लाम, तो उसके वो एडिटर थे, उसकी प्रूफ रीडिंग भी करते, उसमें कुरान करीम की अंग्रेजी में तर्जुमा भी उसमें शाया होता था, उसमें बेशुमार आर्टिकल भी होते थे, बहुत अच्छी बातें होती थी। तो मुझे वो भी उन्होंने पढ़ने के लिए देते कि बाकायदा पढ़ा करो वगैरह वगैरह। फिर वो मैं एक रिसाला निकालता था एक ज़माने में, किताब जंग के ज़माने की बातें, रिसाला किताब मंथली था, उसमें भी मुझे कंट्रीब्यूट करते थे उर्दू में। इस्लाम जो था वो अंग्रेजी में था जी, उसमें था, उर्दू में था। ख़ाज़ साहब कितनी सिफात गिराई जाए, मैं तो उनके हमेशा ही हमवतन मद्दार रहा हूँ, और ख़ाज़ साहब ने मुझे बहुत सी बातें ज़िंदगी को समेटने की, ज़िंदगी को बखेरने की उन्होंने मुझे सिखाई है कि इस तरह ज़िंदगी को समेटा करते हैं, इस तरह फैलाया करते हैं। ख़ाज़ साहब से मैंने सीखा, बस यही बात उन्होंने एक इतना बड़ा बस्ता है उसमें से आगे रख दिया, ये निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं। तो ये ज़िंदगी में एक दिन मैंने ख़ाज़ साहब के कहना यही ज़िंदगी है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है। देखो ना ख़ाज़ साहब की बात ये, तो मैंने कहा ना अभी मैंने उनको फैलाना सिखाया ख़ाज़ साहब ने मुझे। तो एक इतनी सी बात है ये फैला रहा है, ये निकाल रहा है, इसमें ये एवला खालिस निकल रहा है, इसमें से इस्लाम निकल रहा है, उसमें से अपना वो मसूद हुसैन की वो किताब रूह इकबाल निकल रही है, यूसुफ हुसैन की किताब उन्होंने मुझे दी, कहने लगे ये किताब ले लो तुम पढ़ो। उस ज़माने में मैं उर्दू का MA कर रहा नहीं, कभी नहीं मैंने किया था। कहने ये पढ़ो। मैंने कहा साहब ये मैं पढ़ ही नहीं सकता। कहने यूँ करो कि इसको तुम रख ही लो तुम पढ़ो ना रख लो इसलिए कि तुम्हारे पास मेरी किताब कोई होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे यूसुफ हुसैन की किताब रूह इकबाल मुझे दी, अपनी पढ़ी हुई। और मेरा ख्याल है कि इकबालियात के मौजू पे सबसे बेहतर किताब, फर्स्ट एंड लास्ट। हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट वही किताब, क्योंकि उसमें तख्लीकी तनकीद है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा ये बताइए कि वालिद साहब के यानी दफ्तर से बाहर जो वक्त गुजरता था उसमें भी आप साथ होते थे? नहीं, इसलिए कि मेरे मशागल क्रिकेट खेलना। अच्छा, जो ख़ाज़ साहब के नहीं थे, मेरे मशागल थे ये मीरा जी वगैरह से गपशप लगानी दोस्तों से। अच्छा, कभी ये आपके वो जो लाहौरी दरवाजे में क्या था, बुक डिपो, एक किताबों की दुकान थी जहाँ से किताब निकलता था, उर्दू बुक स्टॉल, वहाँ भी शाम को महफिल जमती थी आप लोगों की? हाँ जमती थी वहाँ। ये आते थे उसमें? ख़ाज़ साहब कभी कभार आया करते थे। अच्छा,
खाया साहब नहीं, खाया साहब ऐसे हमारे हल्के में भी कभी कभार आए। खाया साहब हल्के में भी मैं उनको लेके गया। खाया साहब को मैं हल्का अरबाब ज़ौक़ में टी हाउस में भी लेके गया। अच्छा। तो खाया साहब जब मेरे साथ चलते थे तो कहते थे आज मैं कयूम नज़र के साथ हूँ। आज मैं कयूम नज़र के साथ हूँ। लेकिन खाया साहब साइकिल पे गुजर रहे हैं, माल रोड पे, अखबार सामने खुला हुआ है, साइकिल चला रहे हैं और अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। वाह, कमाल आदमी। मैं कई बार मैंने खाया साहब ये देखिए खुदा के लिए ऐसा ना किया कीजिए। कहने की ये मश्क की बात है। अच्छा, मुझे तो वो ये बताते थे कि बाज़ सड़कों पर वो साइकिल पर सोते भी थे। खुदा करे कि वो सोते ना हो। सोता भी था। और बाज़ सड़कें थी सुनसान, मसलन जैसे कि 4 बजे के बाद म्योर रोड पर जो रेलवे का दफ्तर था उसकी दरमियानी सड़क जो थी उस पर कोई गाड़ी नहीं होती, तो वो उधर से ही आते थे। वो मील 1.5 मील का टुकड़ा था, तो कहते मैं नींद भी पूरी कर देता साइकिल। अच्छा, पर हर किताबें आम अखबार तो आम पढ़ते थे ना। ठीक। अच्छा, ये आपके यहाँ उर्दू बुक स्टॉल में वहीद कुरैशी भी आते थे? इसकी ये नहीं आते। वहीद कुरैशी का एक मजमून था, इन्होंने शिबिर हयात माश का पहली बार मैंने छापा, मौलवी सलाहुद्दीन छापते नहीं थे जी। तो अब उसमें वहीद कुरैशी साहब ने खत जो है वो बड़ा उम्दा किस्म का है। तो बाद औक़ात हम उसमें कोई किस फिक्रे को आगे पीछे कर देते थे। तो खैर वहीद साहब ने जब वो छापा मजमून तो अपनी किताब के फॉर्म में, तो उसके फॉर्म में लिखा है इन्होंने, मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कि इन्होंने मुझे सलाह देते हुए अब उसको भी शिबली को भी सलाह दे दी है। तो वो मजमून फिर मुझसे ले लिया अपना मौलाना सलाहुद्दीन ने, फिर बाद दुनिया में छापा गया। लेकिन सबसे पहले वो मजमून शाया मैंने किया किताब में। अच्छा, ये बताइए कि लाहौर में यानी कभी अल्लामा इकबाल के पास भी आप गए वालिद साहब के साथ? नहीं, मैं नहीं इनके साथ जा सका। वैसे खुद आप कभी गए? अलहदा से गया? अलहदा मैं उनसे मिला हूँ जी। मिले? बस एक बात, जब वो मैं क्रिकेट खेलता था तो दयाल सिंह कॉलेज की ग्राउंड जो थी उनके पीछे मुल्क थी, उनकी कोठी के पीछे का, तो गेंद जब जाता था तो मैं लेने जाता था। कई बार कुर्सी पे बैठे होते थे। अच्छा। तो एक बार बड़ा अच्छी बात हुई इनके साथ, अल्लामा साहब के साथ। मैं गया तो किताब गेंद ढूंढता था, मुझे मिला नहीं, तो उन्होंने हाथ से भी इशारा किया कि वो उस तरफ, बोले नहीं, गेंद उन्होंने पकड़ लिया। फिर गया तो फिर मैं इधर देख रहा हूँ कहाँ है, कहने लगे सारी उम्र गेंद ही लपदा रहेगा, कुछ और भी करेगा। अच्छा, इसके अलावा भी आप मिले कभी? नहीं, मैं नहीं मिला उनसे। कभी नहीं मिले? अल्लामा इकबाल से। अच्छा, लाहौर में यानी ये जो हल्का अरबाब ज़ौक़ आपने यानी कायम किया था, थोड़ी सी इसकी रुदात बता दी, ये किस तरह कायम हुआ? असल में हल्का अरबाब ज़ौक़ कायम किया ताबिश सिद्दीकी ने। अच्छा। ताबिश सिद्दीकी जो थे वो इस्लामिक कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा। इनके जहन में कुछ बातें थी कि ये दोस्तों से मिल के बैठ के बातें करेंगे और कोई मजमून पढ़ा करेंगे। चुनांचे इन्होंने अपने कुछ दोस्त इकट्ठे किए, उनमें एक सैयद नसीर थे जो नज़ीर नियाज़ी के भाई थे। अच्छा। और फिर वो थे प्रोफेसर मजीद जो बाद में पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर हुए। अच्छा 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 अच्छा। वो फिर एक थे अब्दुल गनी। अच्छा। ये लोग थे। देहात सुधार एक महकमा था जी, रूरल रिकंस्ट्रक्शन का, उसमें मुलाजिम थे, क्लर्क थे सारे। अच्छा। तो ये पहली मीटिंग ये नियाज़ी ने मुझे बताया, नज़ीर नियाज़ी साहब ने, कि पहली मीटिंग उनके घर हुई। अच्छा। और उन्होंने इनको वाक़ात से भी किया। तो बात ये थी कि ये आपस में बैठते थे और ताबिश सिद्दीकी उस ज़माने में फिर कॉलेज से निकल के आ गए थे इनकलाब के दफ्तर में। अच्छा। मुतरजम के तौर पे, अप्रेंटिस मुतरजम। अच्छा। तो ये कहते हैं कि ये बैठ के कुछ बातें करेंगे। फिर इन्होंने ऐसा किया कि शेर अहमद अख्तर, नसीर अहमद जामई, आफ्ताब अहमद और वो उसका एडिटर जो था, कितने लोग थे, ये 15-20 थे। अच्छा। मियां नूर अहमद का बेटा मोहम्मद इकबाल मीर। अच्छा। तो इन्होंने एक अंजुमन बना ली, इसका नाम हल्का अरबाब नहीं रखा, इन्होंने अंजुमन दास्तान, बस में दास्तान गोया। अच्छा। उसमें सिर्फ अफसाने पढ़े जाते थे। अच्छा। और फिर तारीफ होती थी अफसानों में, सुभान अल्लाह क्या अफसाना पढ़ा ये वाला। उसके बाद शेर पढ़ते थे तो सुभान अल्लाह वाह वाह, यही तारीफ की मसला था और कुछ नहीं था। एक दिन ताबिश सिद्दीकी मुझसे मिले, कहने लगे कयूम साहब के बात ये है कि हमने एक अंजुमन कायम किया, आप भी उसमें आया करें। मैंने कहा कहाँ कायम की है? मिस्री शाह में। कहने लगे आज मिस्री शाह में है आपकी मीटिंग।
तो असल में ये हर घर मेंबर के घर में करते थे मीटिंग। अच्छा। अक्सर होशियारपुर के घर में थी मीटिंग में, मैं गया वहाँ तो बस मैंने वो गज़ल पढ़ी एक, ठीक हो गई। मैंने कहा यार ये क्या है, ये तो लौंडे से जमा हो जाते हो यहाँ, तो बात तो होती कुछ नहीं। कहने की नहीं, बात ये है कि तुम आया करो तो यहाँ बहुत सी बातें हुआ करेंगी। मैंने कहा यार बात ये है कि खाली तारीफ से बात नहीं बनती, किसी को कुछ कहा भी करो कुछ। मीट के मूड को कहने लगे अच्छा ये करो कि मीरा जी तुम्हारा दोस्त है उसको भी लाओ। चुनाचे मीरा जी को मैंने सफदर मीर जी। इसको भेजा मीरा जी के घर मुदांग में कि यार मीरा जी कहो कि आज मीटिंग, मैंने रुका दे के भेजा कि ले आए, आज मीटिंग में आए। उस ज़माने में हमने मीटिंगें फिर बदलनी शुरू कर दी। शेर अहमद अख्तर थे एक, शेर अहमद अख्तर अफसाना नवीस हमारे जो नवाए वक्त में चले गए, उनके भाई थे मोहम्मद जमान। उनकी एक दुकान थी जहाँ आजकल सिनेमा है एवर्ट रोड पे, ओडियन। तो वहाँ उनकी दुकान थी, तो उस दुकान को इतवार को बंद करते। हमने कहा ये इतवार को अगर हम मिल जाए तो हम इसमें जलसा कर लिया करें। तो शेर अहमद अख्तर ने फैसला कर लिया कि वो भाई के साथ चुनाचे उसमें मीटिंगें हुआ करती थी। वो मीटिंगें हमारी इब्तदाई थी 2/4 एवर्ट रोड, 9/4 के 2/4 पता नहीं, 9/4 एवर्ट रोड पे। तो उस मीटिंग में वहाँ तासीर साहब भी आया करते थे, फैज साहब भी आए, सूफी साहब भी आए, बुखारी साहब भी आए, एस बुखारी, बहुत से लोग वहाँ आते रहे। तो वो मीटिंगें हमारी बिल्कुल बेसुरा सामानी की मीटिंग हुआ करती थी। एक मेज़ थी उसकी ज़बान की, 2-3 कुर्सियाँ हुआ करती थी, एक बेंच हुआ करता था। बाकी मीरा जी की का कंबल हुआ जो ज़मीन पर हम बिछा लेते, उसमें बैठ जाते। लेकिन मीटिंगें में होती, उससे पहले हमने फैसला कर लिया था तो तावी सिद्दीकी से कि इसका नाम तावी सिद्दीकी ने बदल दिया था हफीज़ होशियारपुरी की मार्फत। हफीज़ होशियारपुरी ने कहा था कि इसका नाम हल्का रबाब रखो, ये नाम हफीज़ होशियारपुरी ने रखा हुआ, हफीज़ होशियारपुरी रखा हुआ। और उससे पहले कि हम मीटिंगें इस तरह वहाँ बर्पा करते, हमने फैसला कर लिया था कि तनकीद इसमें हुआ करेगी, तनकीद ज़रूरी है। महज वाह से काम चलेगा। हैं जी, महज वाह से काम नहीं कोई बात नहीं। तनकीद जब हुई तो कहने लगा अच्छा खाली अफसाने पे हो, अफसाने पे तनकीद। फिर मैंने कहा यार नज़म गज़ल पे भी हुआ करे तो क्या बात है। कहने लगे नहीं, नज़म शेर जो है ये इल्हामी चीज़ है, शेर पे ये आप लोग क्या तनकीद करेंगे। ताजा न्यूवादी ने कहा, जो वो लोग उठ के चले गए वहाँ से। इसलिए इत्तेफाक की बात है कि उस पहली से तनकीद हुई यूसुफ की नज़म पे हुई। आबिद अली आबिद सदर थे हमारे, तो यूसुफ ने कहा कि मैं पेश करता हूँ नज़म, पेश की। हिरमा खैराबादी अल्लाह बख्शे उन्हें, दुबले से आदमी हो करते थे, हाथ में छड़ी रखी हुई, बड़े तारीख वाला हैदराबाद के थे वो, लगन के। तो आते थे, हमने कहा हिरमा साहब बैठिए, क्या करते हैं। नहीं 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 नहीं, शेर पे तनकीद आप लोग लौंडे करेंगे, शेर ये तो इल्हामी शाह है, इल्हाम पे आप नुक्ताचीनी नहीं करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, ये नहीं हो सकता। तो बहरहाल इब्तिदा हमने कर दी। इसमें एक लतीफ़ा सुनाइए आपको कि मैंने वहाँ एक सोफ़ा रखा हुआ था, बाद में ला के डाल दिया हमने। एक दिन मैंने वकार अम्बाली से कहा कि ये उस ज़माने में थे, आते थे, हिंदू अखबार में काम करते थे। मैंने कहा अल्लामा साहब आप भी आया करें, अम्बाली साहब। आ गए वो, आके बैठ गए। एक दिन एक औरत आई, लड़की थी वो भी, उसको भी मैंने वहाँ के बैठा दिया। दूसरी मीटिंग में ना वकार अम्बाली आया ना वो लड़की आई, मालूम हुआ कि उनकी बीवी है, शादी कर ली। तो उसके बाद वकार अम्बाली साहब आए नहीं। मैंने बतेरा कहा कि मौलाना आइए कि कल नहीं अब जो हासिल करना था कर लिया। तो अच्छा, आपके मेहर साहब से भी ताल्लुकात रहे हैं? गुलाम रसूल मेहर साहब, ये कब से कब तक रहे? जरा कुछ तफसील बताइए। तफसील जरा। क्या मेहर साहब से ताल्लुकात? असल में मेहर साहब के पास काम करते रहे ताबी सिद्दीकी। अच्छा, वो है रावलपिंडी में। तो हम तो कभी ताबी साहब मिलने जाते तो उनसे मिलते। अच्छा, इस तरह बात हुई, वरना उनसे डायरेक्ट ताल्लुकात जो थे, उनके घर आना जाना, ये वो नहीं रहा कि उनसे पास अलग। अच्छा, जरा कुछ मीरा जी के बारे में बताइए, हैं जरा तफसील से, सच्ची बात जी है कि असल राज क्या है उनके, यानी वो जो शख्सियत एक पुरस्कार बन गई, इडियोसिंक्रेसीज हैं उनकी, जरा ये कुछ बताइए तफसील से। मीरा जी असल में अब दुनिया में पहली बार छपा और मैं उससे वाकिफ हुआ जी। तो एक दिन मैं मौलाना सलाहुद्दीन के पास गया, तो मैंने कहा मौलाना साहब ये आपके अखबार में एक ये मजमून छपा है आपके रिसाले में, ये इसके नीचे लिखा हुआ है मीर अजी या मेरा जी या मीर जी, क्या लिखा हुआ ये मुझे मैं सही तरफ नहीं जानता इसका क्या है, कि ये मीर अजी है
ये मीरा जी है, ये मेरा जी है, ये क्या है ये? कहने लगे ये तो मैं नहीं जानता, ये उसी से पूछेगा आप। मैंने कहा जी वो कहाँ रहता है? कहना कि मैं उसका घर का पता नहीं बता सकता आप। यहाँ कभी आप आए, वो भी यहाँ मौजूद हों, तो आप उनसे मिल लें, बात पूछ लें। मैंने कहा मौलाना देखिए मैं एक नया नया लिखने वाला हूँ, आप मेरे साथ इस तरह बेरुखी का इतवार कर रहे हैं। अच्छा यूँ कीजिए फिर परसों आ जाए, परसों उसने आना है पैसे लेने अपने मजमून के। तो परसों मैं गया, देखा कि एक आदमी टफरों तक कोट पहने हुए, नसवारी सा, न नसवारी का स्लेटी सा, और लिटे उसकी यहाँ तक फैली हुई, कंधों तक फैली हुई, और वो एक सिगार मुंह में, जिसमें वो सिगार का तंबाकू था, एक पाइप मुंह में जिसमें सिगार का तंबाकू था, सिगार को पीसा हुआ तंबाकू था, एक बूचा बगल में। तो मीरा जी मौलाना साहब कहने ये आ गए जी, इससे मिल लीजिए। मैंने कहा जी मैं आपके नाम के बारे में जानना चाहता था कि आपका नाम मीरा जी है या मेरा जी है या मीरा जी है, ये क्या है? कहने लगे आप जो भी पढ़ लें ठीक है, आपका क्या नाम है? मैंने कहा मेरा नाम कयूम नज़र है। ओहो आप है कयूम नज़र? मैं उस समय बिल्कुल बकौल शख्स लौंडा था। लौटने की बात पहले सुन ले। एक दिन मैं मौलाना ने एक भी छापा साकिनामा, मौलाना सलाउद्दीन ने अदबी दुनिया में बड़ा लंबा साकिनामा था, छापा। तो उसके बहुत खतूत आए तारीफ़ के, मौलाना ने मुझे इनाम भी दिया। तो एक दिन मुझसे कहने लगे कि बात ये है कि ये साकिनामा बड़ा पॉपुलर हुआ आपका और बड़े खतूत आ रहे हैं, तो एक आदमी है जो कहता है कि मैं कयूम से मिलना चाहता हूँ, तो आप किस दिन आए तो मैं उसे कहूँ कि आ जाए। मैंने कहा जी कल सही, मैं आ जाऊँगा, उनसे मिल लेंगे। कहने कल आप 12 बजे आ जाएँ। मैं 12 बजे गया दफ्तर में, तो वहाँ वो आदमी आ गया, एक बुजुर्ग सा आदमी आया, आके बैठ गया। मौलाना कहने लगे ले जी ये है कयूम साहब, आप इनसे मिल लें। वो बुजुर्ग का पता नहीं क्या नाम था, उन्होंने बताया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कहना ला हौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये कह के चला गया। किस नाम से मिला दिया आपने? बड़ा हक्का पक्का रह गया। मौलाना कहेंगे असल में बात यह है कि मुझसे वो कह रहा था वो कितनी उम्र का आदमी, बड़ा मुअम्मर होगा ये, जैसे ये ऐसी बातें कही हैं, ये कौन बुजुर्ग आदमी होगा, ये होगा वो होगा। तो आपकी शक्ल देख के उसको पहचानेंगे। अच्छा मीरा जी तो कहने लगे कि आप मुझसे मिला करें। मीरा जी कहने लगे कि इसलिए कि मैं आपकी नज़रों से बड़ा इंप्रेस हूँ। मैंने कहा जी मैं तो आपसे इंप्रेस हूँ। कहने बस ये अच्छी बात निकल आई है ना कि आप मुझसे इंप्रेस हैं, मैं आपसे इंप्रेस हूँ, तो दोनों आपस में बातें करेंगे। आप कहाँ होते हैं? मैंने कहा जी मैं तो ये ऑफिस में होता हूँ। कहने अच्छा यहाँ से निकले बाहर, चल बात करते हैं। रास्ते में गुजरे, सड़क पे जा रहे हैं कभी, तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा जी क्या नाम है आपका? अब आप बताएं। कहने मेरा नाम सनाउल्लाह डार है, मैं मुजंग में रहता हूँ, तो मेरा तकिया सदाशाह में मकान है, तुम्हारा क्या मकान, कहाँ मकान है ये वगैरह। फिर मैंने उसे बताया वगैरह, तो हम दोनों एक दूसरे के आने जाने लगे। मीरा जी के यहाँ मैं अक्सर जाता तो वो घर में निचली मंजिल पे होते, एक उनका पलंग बिछा होता जिसका सब, जिसमें वो टांगे ऊपर रख के, पलंग पे चढ़ के लटका के नहीं, उसके ऊपर रख के बैठते थे। खाना जब वो खाते तो इस तरह मेज़ आगे रखते और उस पर यूँ झुकते। मैंने कहा मीरा जी ये खाने का अंदाज़ जो है तुम्हारा, ये मुझे तो नापसंद आया कि टांगे ऊपर उठाई हुई हैं ये। कहने लगे पता चले कि मुझे एहसास हो कि मैं खा रहा हूँ, ये तो नहीं कि खाना मुझे खा रहा है कि मैं खाने को खा रहा, मैं उस पर सवार हूँ। तो इस किस्म की उसकी सिंपलिसिटी थी। उसकी वालदा जो थी वो अपने इस बेटे से बड़ा प्यार करती थी, यहाँ तक कि जब हल्के में मीरा जी आया करते थे तो वो नहा धो के आया करते थे। उनकी वालदा उनका सर खुद धोती थी अपने हाथ से, जैसे लड़कियों को धोती है। और वो भी अपनी वालदा से बेपनाह शफकत रखते थे। मतलब जब उनकी किताबें वगैरह मैंने बेची हैं तो मुझसे वो अक्सर लिखा करते थे। किताबें बेची हैं क्या? मतलब वो मुसव्वदे उनके बेचे हैं। अच्छा, शायद हम उनके पास बेचे तो पैसे मेरे हाथ बेचते थे वो। अच्छा, गीत बेचे, मीरा जी की नज़में बेची। अच्छा, तो वो आप उनकी वालदा को देते? मैं उनकी वालदा को देता था, उनके बेतबार था दोनों का। अच्छा, तो मीरा जी असल में मुझसे कई बातों में मुतासर थे, इसलिए एक तो कहते कि तुम यार परफेक्ट आदमी हो। मैंने कहा मीरा जी ये क्या मतलब हुआ? कहने लगे हमारी तरफ देखो, शादी हमने नहीं की, बीवी बच्चों का हमने फिटराग नहीं किया, किसी को सपोर्ट हम नहीं करते, कुछ नहीं करते। तुमने बीवी बच्चे पाले हैं, तुमने छोटे बहन भाइयों को तालीम दी है, तुमने अपनी बेवा माँ का ख्याल रखा है, नौकरी मुलाजमत करते हो, कमाते हो, खुद कमाते हो, सबको खिलाते हो। हम क्या, कुछ नहीं है।
मुख्तार सिद्दीकी से कहते हो क्या करते हैं तू यार, इसको देख, तुम लोग शादी नहीं करते, शादी करो। वो कहते तू क्यों नहीं करता? कहते मेरा मसला अलग है। बात ये थी कि मीरा जी, मैं किसी ज़माने में FC कॉलेज में पढ़ता था, तो ग्रुप फ़ोटो होती थी, तो मेरे पास ग्रुप में एक लड़की थी मीरा सैन, मुझे नहीं पता कि मीरा जी उसका आशिक है, तो उसके साथ मेरी ग्रुप फ़ोटो थी। तो मीरा जी ने जब मुझे बताया कि वो मीरा सैन का आशिक है और मीरा सैन जो है वो FC कॉलेज में पढ़ती रही है और ये है वो है, तो मैंने कहा यार ये उसकी तस्वीर तो मेरे पास है, मैंने खुदा के लिए मुझे दे दो। तो मैं उस तस्वीर के लिए, मीरा जी मुझसे बड़े परेशान रहे लेने के लिए, वो तस्वीर मैंने उन्हें दे दी। उसकी तस्वीर को उन्होंने काट लिया, फिर उसको सामने रख के उस पर क्या करते हैं वो बकौल मुख्तार सिद्दीकी, मैंने भी देखा उसको दिल्ली में जब वो थे तो उसको वहाँ सड़क पे रख लेते और उस पर टक्करे मारते। अच्छा, तस्वीर पे सड़क पे टक्करे मारते हैं। ओए ओए, उस मीरा जी के खत है कि आज मीरा जी की सर्विस, मीरा सैन की सर्विस मुझे 14 साल हो गए हैं, अच्छा, सिर्फ यही लिख के भेजा हुआ है। मीरा तो- सैन की सर्विस में मुझे 14 साल। मुझे 14 साल हो गए। बात ये थी कि मैंने पूछा उससे, मीरा जी कभी उससे बातचीत हुई कि नहीं? बातचीत कभी नहीं हुई। बात ये थी कि मैं उससे कहने की कोशिश करता रहा कुछ बात, लेकिन उसने सुनी नहीं, आगे बढ़ गई। उसके बाद मैंने हौसले की जरूरत ही नहीं की, फिर वो चली गई। और यही हमारी इसका मामला है सारा। इतनी सी बात, ना उसे खबर है कि ये मेरा आशिक है, ना इसने कोई अपनी बात कही है, ना कुछ किया है, सिर्फ वो ख्याली आशिक है। अच्छा, वो तस्वीर अभी आपके पास नहीं, है? वो मीरा जी ने मुझसे ले ली थी, अच्छा, वो वरना तो वैसे क्या खूबसूरत औरत थी? नहीं जी, बड़ी खुद मीरा जी कहा करते थे कि चिबड़ किस्म की औरत है। अच्छा अच्छा। एक खास शक्ल नहीं नहीं, बिल्कुल, एक तो बंगाली थी, वैसे काली थी, वैसे भी बद शक्ल सी औरत थी। बस फिर बाद में पता नहीं चला वो कहाँ गई? पता नहीं कहाँ गई। नहीं, अगर मुझे पता होता ना कि ये मसला ये है तो फिर मैं उसको ठिकाना रखता। एक दिन राशिद UNO से आया हुआ था लाहौर में, तो बातें हो रही थी, गपशप लग रही थी, तो मुझसे कहने लगा कि यार कयूम नज़र, मैंने सुना है कि तू मीरा जी के साथ जब वो यहाँ हीरा मंडी में आया करता था, साथ आया करता था। मैंने कहा हाँ। कहने लगा यार मुझे बता वो जगह कहाँ मीरा जी आया करता था, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। मैंने कहा नहीं यार दफ़ा कर, की तो करना है। कहना नहीं नहीं, मैंने कहा मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मेरा कोई लड़का देख रहेगा, कॉलेज का तालिब इल्म देख रहेगा कि UNO कहाँ फिर रहा रात। राशिद कहना तू मुझसे ज़्यादा इज्जतदार है, मैं UNO को मुलाजिम हूँ, तू एक मुकामी सर हुकूमत का मुलाजिम है। तू क्या समझता अपने आप को? मैंने कहा बहरहाल मैं जब न्यूयॉर्क को जाऊँगा तो फिर मुझे, मैं परवाह नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं लाहौर में हूँ, तुझे लाहौर में कौन जानता है? लाहौर में ये जानते हैं। कहना यार क्या बगेड़ा कर रहा है, तो मुझे दूसरी जगह दिखा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं आज। खैर वो जब मैंने कहा अच्छा चल मेरे साथ, ले गया उसने। जब उस गली में पहुंचा, बात ये थी कि मीरा जी एक ज़माने में एक रंडी के पास आया करता था, और वो चूँकि वो थोड़ी सी पिए होता था, तो बाद औक़ात वो कायमी होशवास नहीं होता था, तो जो रेमिंगटन रैंड की डिब्बी होती ना रिबन की, जी, उसमें वो अपने पैसे रखा करता था। अच्छा, तो जितने 8 आने 10 आने या रुपया जो देना होता था वो ले लेता, उसमें निकाल लेता, और बाकी डिब्बियाँ मुझे पकड़ा देता, कहता मैं अभी आता हूँ। अच्छा, तो जब मैं वहाँ खड़ा था तो मैंने राशि से कहा, मैंने कहा वो जगह है जहाँ वो जाया करता था, तो इतनी बस यहीं में खड़ा होता था। अच्छा, इतने में मुझे नहीं पता क्या बात है कि कोई वहाँ की रंडी कोई औरत, तो मैं राशिद को बताया था कि वहाँ जाता, वो खड़ा होता, मैं यहाँ खड़ा था, पैसे मुझे देता। तो वो उसने कहा कि, और उस औरत ने कहा पंजाबी में, तो तेनू मेरे प्यू ने अकाउंटेंट लाया है ऐसी, तुझे मेरे बाप ने अकाउंटेंट लगाया हुआ था। इत्तेफाक की बात है कि मैं अकाउंटेंट था उस ज़माने में। मैं अकाउंटेंट ही था उस ज़माने में। तो राशिद ने उसको उसका बाजू पकड़ लिया औरत का। अच्छा, कहने एक बार फिर को 5 रुपये से दे दिए, अच्छा, एक बार फिर कहो इसे। तो मीरा जी को वो जहाँ जाता था उससे कोई दिलचस्पी कोई नहीं थी। एक दिन मीरा जी ने मुझे बुलाया दिल्ली में, अक्सर बुलाता था, कहने लगा कि मैंने एक औरत देखी है, तुम उसे देख लो, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, रेडियो आर्टिस्ट है दिल्ली स्टेशन की। मैंने कहा अच्छा। आया, मैं कराची गया, मैं दिल्ली गया, तो मैंने कहा कोई से बातचीत हुई है? कहले बातचीत नहीं हुई। मैंने कहा उनसे बातचीत करो ना कोई। कहले तुम कहाँ होगी? मैंने कहा मैं नहीं हूँगा, बातचीत तुम जब करो दोनों ही होगी, बातचीत करोगे तो। कहने लगा अच्छा। मैंने कहा किससे बात करूँ? मैंने कहा तुम उसको सिनेमा ले जाओ, बॉक्स ऑफिस कर लो, और क्या हो सकता है, अगर तुम्हें इतनी कर देंगे तो वहाँ पर 2 घंटे मिलेंगे, तो बात करना उससे। कहने लगा अच्छा। खैर सिनेमा मैंने भेज दिया। रात हम वापस जब सिनेमा से ये लोग वापस आए हैं तो मैंने कहा सुना भाई। कहना ठीक है।
मैंने क्या क्या बात हुई है? कहना बात तो कोई हुई नहीं पर लेकिन उसने मुझसे अलग नहीं हुई मुझसे। मैंने कहा क्या मतलब अलग नहीं हुई? तो कहना उठ के चली नहीं गई। और मैं कहा यार खुदा के लिए क्या बातें करता है। खैर मैं वापस आ गया, फिर मुझको उसका खत आया कि मैं बड़ा सीरियस हो गया हूँ, तो मैं बड़ा, बल्कि ये खत लफ्ज़ उसका याद, मैं बहुत गुदार हो रहा हूँ, तुम फ़ौरन आ जाओ। दिल्ली में गया, 5 रुपये टिकट लगता था उस ज़माने में। मैं फिर दिल्ली गया, मैंने कहा फिर क्या बात है? कहने लगा मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि मैं उसके साथ शादी करूँगा, उसका कुछ भी हो जाए। मैंने कहा तुम्हें पसंद है? कहने लगा मुझे पसंद तो है या नहीं ये तो मसला ही नहीं है मेरा। मैंने तुम्हें बारहा कहा है कि अगर मीरा सैन नहीं है तो फिर कोई भी हो, सब ठीक है। या तो मीरा सैन हो, अगर वो नहीं है तो फिर कोई भी हो, XYZ कुछ भी हो, ठीक है। मैंने कहा तो फिर ठीक है। फिर कहना मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा देखते हैं उसे। मुझे दिखाने के लिए लेगा, वो वहाँ थी नहीं। कहना अब तुम वापस चले जाओ लाहौर। मैंने कहा यार तो क्या अजीब आदमी है, मैं लाहौर से आता हूँ, कहता हूँ देख रहे वापस चले जाओ लाहौर। बहरहाल कहना नहीं मैं तुम्हें चढ़ा के आता हूँ रेलवे स्टेशन पर। जब मैं चढ़ाने गया तो उसके हाथ में गोला था लोहे का, वो गिर गया और रेलवे ट्रैक में चला गया। कहना वो पकड़ना पकड़ना पकड़ना। मैंने कहा देखो अब गाड़ी चलने वाली है, ऐसा ना हो कि तुम भी इसके नीचे आ जाओ। एक कुली को बुलाया मैंने कहा यार ये ले 1 रुपया, जब ये गाड़ी चली है तो इसको ये गोला इसका पकड़ के निकाल के दे देना इसको। तो उसके बाद चला गया। बहरहाल फिर उसने मुझे बुलाया, कहने का खत आया उसका, मुझे ये शायद बुलाया उसने, वहाँ बुलाया खत आया कि आ जाओ। मैंने कहा क्या हुआ? आया, मैं फिर दिल्ली आया। कहने मैं उससे शादी नहीं करूँगा। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? कहने का उसके वो फलां तबलची है ना जो रेडियो पे, उससे ताल्लुकात है उसके, तो मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा मीरा जी कहाँ तुम कहते थे कि अगर मीरा सैन नहीं है तो कोई भी हो, सब ठीक है। कहने लगा अब मुझे पता चला है कि ये सब कहने की बातें हैं। जब आदमी एक्चुअली देखता है, उनको फील करता, फिर वो महसूस करता है कि नहीं ये बात गलत है। मैंने कहा आप ठीक है, पता है रास्ते पे आ गए हो? कहना हाँ। अब मैंने कहा अब क्या इरादा है? कहना बस अब इरादा यही है कि बस कुछ नहीं करेगा। मैंने क्या करोगे अब? कहना बस ज़िंदगी भी गुजार दूंगा, वरना कुछ नहीं होगा। तो मीरा जी जो था वो मीरा सैन का आशिक तो था, लेकिन ना मीरा सैन को खबर है ना इसने कोई बात उससे कभी कही है। अच्छा वो दिल्ली में जो आर्टिस्ट थी उसका क्या नाम था? शायद सफिया मोइनी थी या पता नहीं क्या नाम था उसका। अर्शे मुनीर? अर्शे मुनीर तो नहीं? नहीं अर्शे मुनीर नहीं थी। सफिया मोइनी यही जो लाहौर में थी बाद में? हाँ मेरे ख्याल में वही थी। अच्छा ये बताइए गोले क्यों हाथ में रखते थे मीरा जी? ये तो एक स्टंट है। मैंने तो उसके मुंह पे बारहा कहा। अच्छा। मैंने कहा मीठा जी ये क्या? असल में एक उसे खब्त था, थैला उसके हाथ में होता था, ये घोड़े का मिला नाल मिला उठा के रख लिया। मैंने कहा ये रख लिया उस थैले में डाल लेता था, कील रख लेता ये। मैंने कहा मीरा जी क्या करते हो ये? कहना इसमें गुड लक होती है, इसमें और भी बड़ी चीज़ें हैं। मैंने क्या चीज़ें हैं? कहना इसकी बेचा जा सकता है लोया, लोया बड़ा कीमती, तुम्हें मालूम है जो कुरान करीम में एक सूरत है हदीद। ठीक है लेकिन ये खुराबात क्या करते हो? तो अच्छा इसी चक्कर में था वो कि एक दिन उसके हाथ में गुलाब से मिल गया इतना, वो गुलाब से उठा लिया। लो ये है सारा इसका स्टंट। तो वो एक ही गोला उसके हाथ में? सुनिए ना जरा। अब उस गोले पे एक दिन मैंने देखा कि वो सीटों की पन्नी चढ़ी हुई है। अच्छा। मैंने कहा ये क्या? कह देखो ना इसके अब इसका जो स्याही है वो सफेदी में तब्दील हो गई है, इसके जो मन का उजाला है वो बाहर आ गया। मैं क्या जाडी यार की लिखा। कह रहे देखो किसी ने कहो ये सब बातें होती है राज की। फिर इत्तेफाकी से किसी दिन एक और गोला से मिल गया, बस यही है सब। गोले को और कोई हैसियत नहीं है। हाँ बस वैसे ही, बस वैसे ही है। एक वो दरअसल लोगों को जरा अजीब है। अच्छा वो दोनों गोले हाथ में रखते थे हर वक्त? नहीं हर वक्त नहीं, जब दोनों आ गए तो दोनों हाथ में रखते थे। यानी हर वक्त? हर वक्त क्या मुराद? मतलब कहीं गए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं? हाँ गोले हाथ, तो वो गोले हाथ में रहते थे। तो यानी कहीं खाना वाना खाने बैठे तो उन्हें अलग रख देते थे? वो मैंने कहा ना स्टेशन में चढ़ाने का तो वहाँ गिर गया। तो उसके लिए हलकान हो रहा है। मसलन वो गले में मनकों की माला भी डाली हुई थी एक ज़माने में। अच्छा। उसकी तस्वीर भी है। हाँ। फिर वो एक ज़माने में वो गीतों की एक गवर्नमेंट ने कायम की थी डिपार्टमेंट, जिसमें हफीज जलंधरी साहब थे जी। तो उसमें एक शख्स था एम ए लतीफ़ जी जबलपुरी। अच्छा। एम ए लतीफ़ जबलपुरी। अच्छा।
उसकी बीवी थी एक, तो उसकी बीवी जब जाने लगी, वो ट्रांसफ़र हो गया जबलपुर में, तो उसकी बीवी जाने लगी, तो एक दिन मुझसे लतीफ़ कहता कि यूँ देखा तुमने क्या किया इसने, एक डिश लेके उस पर नारियल और वो संदूर और वो मौली के टुकड़े ये उसको ले गए, ये अर्पण करने आया उस देवी को। कहने लगा इसे बात करो, ये क्या स्टंट करता रहता है। तो मैंने कहा ये खुश रहता है इसी में, और क्या करे जाए। ये फरमा रहे थे कि वो मीरा जी वहाँ जाया करता था तवाइफ के पास, तो क्या नाम था उसका? छाया। तो वो एक ही थी जिसके पास जाता था? हाँ, ये मैंने उससे कहा मीरा जी इसमें वैरायटी तो दरकार होती है। कहने लगा नहीं यार, उससे अंडरस्टैंडिंग हो गई हुई है। तो ये ठीक है, एक ही ठीक है। अच्छा, तो वो यानी 15 रुपए उन्हें तनख्वाह मिलती थी ऐसा? 30 रुपए तनख्वाह मिलती थी अरबी दुनिया से। अच्छा। आधी तनख्वाह वो अपनी वालदा को देता था। अच्छा। आधी तनख्वाह महीने के खर्च के लिए अपने पास रखता था। अच्छा। तो आधी तनख्वाह मैंने पूछा कि वालदा क्यों देते हो, कहने रोटी उससे खाता हूँ। अच्छा। तो आधी तनख्वाह अपने पास ये रखता है कि उसलिए अपना खर्च भी करना हुआ। अपना खर्च ये था, बियर पीने? बियर वो सस्ती बियर पीता था, बाकी वो चुरट वगैरह चुरट पीता था। अच्छा, और बाकी ये बस तवाइफों के पास ये सिनेमा जाता था। सिनेमा? अच्छा, सिनेमा में क्या तजुर्बा करते थे वो? सिनेमा में वो कहते हैं कि जी मैं तो गया नहीं, यूसुफ जफर ने मुझे बताया कि सिनेमा उनके साथ यूसुफ जफर के साथ जाया करता था वो। ये क्योंकि यूसुफ जफर एक पतलून नजर किया आपने, तो इसमें कमाल था कि मीरा जी को अपने कपड़े उतारने से बड़ी कोफ्त होती थी। अच्छा। मसलन जुराब के ऊपर जुराब पहन लेगा, अच्छा। पतलून के ऊपर पतलून पहन लेगा। अच्छा। अच्छा। तो कपड़े उतारने में से बड़ी कोफ्त। मैंने देखा उसे कई बार कि तीन पतलूनें उसने पहनी हुई है। मैंने कहा मीरा जी ये क्या? वो कहना यार ये उतारना एक अमल है और चढ़ाना एक अलग अमल है। तो बाद औकात एक अमल करने की हिम्मत होती, बाद औकात नहीं होती। अच्छा, ये बताइए कि मीरा जी जब यानी आम जिंदगी में ये बिल्कुल गैर मामूली किस्म की बातें हैं, तो यानी जहनी तौर पे तो वो बहुत तवाना थे, यानी पढ़ने लिखने के मामले में जो मज़ामीन लिखे, शायरी की, तो ये यानी जो कुछ उन्होंने अपना रूप बना रखा था, ये बहरूप था। ये बहरूप था। मेरे ख्याल में ये बहरूप, यानी वो अमदन ऐसा करते थे, हम जानबूझ के करते थे ऐसा, तो जो अपनी तरफ मुनतिफ कराने के लिए। अच्छा, वैसे दोस्त की हैसियत से कैसे? बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। मसलन ये हुआ कि इन्होंने जायज़ा लिखना शुरू किया अरबी दुनिया में नज़मों का जी। हमने फैसला किया कि जायज़ा लिखा करेंगे। तो एक दिन मुझसे कहने लगा यार तुम अजीब हवाना को। मैंने कहा क्या हुआ? कहना जो नज़म आपने छुपाते हो अरबी दुनिया में छुपाते हो। मैंने कहा और कहाँ छुपाऊँ? कहना साकी रिसाला है, हमायूं रिसाला है, ये रिसाले में क्यों नहीं छुपाते? मैं बड़ा हैरान कि एक रिसाले का एडिटर जो है वो मुझसे कह रहा है कि वहाँ अरबी दुनिया में क्यों छुपाते हो, दूसरे रिसाले में क्यों छुपाते? मैंने कहा भाई इससे मसलत क्या है? कहना मसलत तो ये है कि तुम्हारी नज़में अगर साकी में छपेंगी तो मैं वहाँ से पिकअप करके उस पर नोट लिखूँगा। इस साल दुनिया में जो नज़म छपती है उसमें नोट नहीं लिख सकता, तो तुम्हें किस तरह प्रोपेगेट करने की जरूरत होगी फिर? तो ये बड़ी बात है कि मुझे उसने गाइड किया कि तू वहाँ भी छप ताकि मैं वहाँ से नज़म उठाऊँ। तो जब बहुत सी नज़में मिली उसने उठाई और अरबी दुनिया में उन पर नोट लिखे। अच्छा, आपकी और मीरा जी की दोस्ती यानी कब से कब तक रही, यानी मिलने जुलने की? 36 से लेकर 48 तक। 48 उसका इंतकाल भी 48 में हुआ ना, क्योंकि लास्ट खत उसका मुझे लिखा उसने अख्तर ईमान ने जी कि मेरे जी का इंतकाल हो गया। अख्तर ईमान की बेगम जो थी उसके सुल्ताना थी शायद, उसके नाम से पता नहीं क्या था जी। तो खत लिखा उन्होंने, 3-4 सफ़े का खत था कि ये किस तरह बना। वो मैंने तो ख्याल नकूश को दिया था छपने के लिए, छपा भी क्या होगा वहाँ उसमें नकूश में छपा वो खत। अच्छा, वैसे आप कुछ बता सकते हैं कि किस तरह से वो मरा, यानी शराब नोशी की कसरत की बिना पे क्या? शराब तो वो बड़ी पीता था, बेशुमार पीता था। बस एक बार मरतबा मंटो ने बताया मुझे कि हम उसको लेके गए किसी जगह स्टूडियो में जी। तो उसने वहाँ बियर बीबी के वहाँ पेशाब वहाँ करना शुरू कर दिया स्टूडियो में। अच्छा, यही हाल सुना याये ने भी किया था एक मतलब ईरान में। हाँ हाँ, वो सन 71 में जब गया इसने भी यही हरकतें की। हाँ। तो शराब तो बाद में इसने पीनी शुरू की, पहले तो बियर ही पीता था। अच्छा, मेरे साथ जब तक रहा बियर ही पी है इसने, अच्छा। लेकिन दिल्ली में जब गया तो शराब पी। अच्छा, मैंने सुना है इनकी कुछ गैर मतबूआ चीज़ें अभी लोगों के पास हैं, फोश नज़में। एक मजमुआ डॉक्टर वहीद कुरैशी के पास है जिसका नाम है मुए ज़ुहार। पता नहीं, मुझे नहीं पता होगी। उसकी कुछ नज़में नया दौर में जमील जालवी साहब ने छापी है वहाँ से लेके। अच्छा, फोश शायरी बहुत करते थे, यानी छपी हुई शायरी के अलावा? नहीं जी, नहीं, पता नहीं किसी ने। मुझे तो
कभी कभार कभी हो जाता था कहीं ऐसे को, लेकिन कभी ऐसी मुसलसल तो कभी नहीं की उन्होंने शायरी में। अच्छा, आपके पास उनके ख़त महफूज हैं? खत महफूज में बहुत से छप गए हैं अपना नकूश में, अच्छा, नखूश के कौन से मकातीब नंबर मुकातिब नंबर में। या अच्छा, इनके खतूत अलावा नंबर भी में? तो आपके पास बहुत से मशाहिर के खतूत होंगे। नहीं जी, मेरे पास क्यों होने लगे हैं। ये लोगों से खतों किताबत तो थी ना आपकी राशिद वगैरह से? असल बात ये है कि मेरे पास मैंने 3-4 मरतबा मकान बदला है और सैलाब की नज़र हो गई, बहुत सारे मेरे खतूत हुए हैं। अच्छा मैंने एक बार बताया था कि मेरी बीवी को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है जी। कि मेरी किताबें जो हैं जी। उनको दीमक लग जाए और आपको खुशी किस बात की होती है? कि उनके कपड़े जो हैं वो ख़राब हो जाए। चूहे को तक उतर जाए। ये फरमाया था आपने। हैं? इन्होंने फरमाया था कि मुझे उस वक्त खुशी होती है जब मेरी बीवी के कपड़ों को चूहे को उतर जाए। अच्छा, ये मीरा जी के अलावा मुख्तार सिद्दीकी से भी आपकी बहुत दोस्ती थी। जी हाँ, ये कैसे आदमी थे? असल में मेरे कुछ नज़में छपी थी तो मुख्तार सिद्दीकी उनसे बड़ा इंप्रेस था, मैं उसके लिए तो इंप्रेस था दुनिया में। जी तो मुख्तार सिद्दीकी कंपटीशन में देने का PCS या CSP इम्तिहान में देने का इम्तिहान इरादा रखता था 39-40 में। जी तो वो लाहौर आया, लाहौर आके मुजंग ठहरा हुआ, मुजंग मीरा जी से मुलाकात हुई, जी जफर भी मीरा जी मेरे पास रहता था, जी। तो इनसे मीरा जी से वजह से मुझसे मुलाकातें हुई। अच्छा फिर हल्के में आने शुरू हुए। अच्छा। तो मुख्तार सिद्दीकी को बड़ा इस बात का ख्याल था कि हल्के वाले जो हैं ये बड़े अच्छे आदमी हैं, ये खूब काम करते हैं। तो आज मुख्तार सिद्दीकी हमारे साथ मिल गया और काम करने लग गया। अच्छा मुख्तार सिद्दीकी के बारे में एक मीरा जी की बड़ी क्लासिकल बात क्या है, जी। कहनी नहीं चाहिए। हाँ फरमाइए। मुख्तार सिद्दीकी को शौक था कि बड़े अच्छे और कीमती कपड़े पहने, अच्छा बहुत कीमती कपड़े पहनता था वो। अच्छा। तो मीरा जी कहता था कि खा तू कहीं के कपड़े पहन, जैसी शक्ल होगी वैसी कि तू नजर आएगा। कैसे ही कपड़े पहनने खा तू जैसी अच्छी नजर। अच्छा, शक्ल उनकी वाजबी सी थी। बहुत नरम थे, रंग उनका स्याह था। अच्छा बल्कि उनका एक दोस्त था पास सईद, जी। वो उनको लोहे का बिल्ला कहा करता था। यूसुफ ने नज़म लिखी मरमर की नागन रक्स कर, अच्छा छन छन छना छन रक्स कर। हाँ। पास सईद ने पैरोडी लिखी लोहे के बिल्ले रक्स कर, छन छन छना छन रक्स कर। तो अच्छा, ये दो गुजर वाले के दोनों, यूसुफ भी और मुख्तार सिद्दीकी भी अच्छा, मुख्तार सिद्दीकी से भी आपका राब्ता बहुत रहा, बहुत रहा जी। तो ज़रा कुछ बताइए उनकी बातें, कुछ उनके बारे में, कैसे आदमी थे? मुख्तार सिद्दीकी असल में दो ही कैरेक्टर का आदमी था मुख्तार सिद्दीकी भी। जी वो ज़्यादा घुलने मिलने वाला नहीं था जिनसे अक्सर आम आदमियों से, अच्छा लेकिन जिनसे घुल मिल जाता था उनसे बस वो घुल मिल जाता था। वो छुई हुई किस्म का आदमी था, वो बस उसने रखे हुए थे कि ये मेरा ये खोल है, इसके अंदर खोल के अंदर कोई ना जाए। अच्छा चुनाचे उस खोल की एक बड़ी मिसाल जो थी वो मिसाल थी जब वो पिंडी में था, जी जब उस पर वो सूफीज़म का दौरा हुआ। जी तो उस ज़माने में राशिद ने मुझसे कहा यार कयूम नज़र ये इसको समझाओ, तुम्हारा दोस्त है मुख्तार सिद्दीकी। मैंने क्या समझाऊँ? कहने रात को कंबल ले लेता है और अंदर से दो आवाज़ें निकालता है, अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह। दो सांसों में एक अंदर जाता है एक बाहर जाता है। अच्छा तो जज्ब की कैफियत तारी है, कहने समझाओ इसको, बीवी इसकी बेचारी परेशान है। हाँ मैंने कहा राशिद अगर उस पर कोई अमल तारी हो रहा है हाँ। तो तुम उसे क्यों रोकते हो? अच्छा राशिद कहने लगा यार क्या करते हो, मेरी राशिद की बीवी उसकी बीवी दोनों बहनें थी, अच्छा हाँ सगी बहन सगी बहनें। अच्छा कहने लगा तो क्यों मुझे बेवकूफ़ बनाते हो? मैंने कहा क्यों? कहने लगा मेरी बीवी से ज़्यादा तो कोई किसी को नहीं पता ना इसका, जैसे इसकी शादी करवाई है। तो ये सब ये स्टंट है। जी मैंने कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं है, उसने अगर कोई मंजिलें कायम की हैं तो क्यों उनको रोकते हो उसको? मुख्तार सिद्दीकी जो थे वो बड़े बाद में असल में वो बड़े दुखी थे बीवी की तरफ से, इसलिए कि बीवी उनकी बीमार थी, मरीज़ा थी, अच्छा और आखिर में तो बेचारी चलने फिरने से घुटनों की उनकी तकलीफ थी, अच्छा चलने फिरने आजिज़ होगी, फिर आखिर में तो उनकी आंखों की बीनाई भी जाती रही। अच्छा तो मुख्तार सिद्दीकी को टेलीविजन में काम भी करना पड़ता, अच्छा घर का काम भी करना पड़ता, बीवी की देखभाल भी करनी पड़ती, बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ती। अच्छा। तो बहुत कुछ ऐसा मसाइल थे, मैंने सुना हांडी रोटी भी वो खुद करते वही हैं। करते थे। जी। अच्छा, ये राशिद जो थे इनसे आपके मरासिम कब से कब तक रहे और कैसे मरासिम थे? राशिद बहुत सा अर्सा तो पाकिस्तान से बाहर ही रहा ना जी। जी तो हजरत चिरागत हजरत इसको इश्तराकी मसखरा कहा करता था। जी इश्तराकी इश्तराकी मसखरा। इश्तराकी मसखरा अच्छा शुरू में। अच्छा
इसलिए कि ये बेकारी के सब लोग मारे हुए थे, 25 रुपये लेता था तनख्वाह। अच्छा मुल्तान कमिश्नर के दफ्तर में नौकर था, अच्छा क्लर्क था, MA अनाउंस करने के बाद भी। अच्छा तो ये सारे खा रजिंदर हो, खा नूरुद्दीन राशिद हो, खा कोई हो, ये सब बेकारी के असल में मुफलिसी के मारे हुए सारे हैं। अच्छा तो इसलिए उस ज़माने में इनकी जो बहुत सी नज़में लिखी हैं उसमें यही कुछ ही है, अच्छा और खुदा है तो पशेमा हो जाए, ठीक और वो बहुत सी बातें। बहरहाल ठीक है। तो राशिद साहब जो थे मुझसे अक्सर रेडियो में मुलाकात उनसे अक्सर हुआ करती थी। रेडियो में जब वो यहाँ थे डिप्टी डायरेक्टर अच्छा लाहौर में, अच्छा एक मरतबा मुझसे कहने लगे, मैंने कहा यार मैं रेडियो में आ जाऊँ, मुझसे बुखारी साहब कहते हैं कि आ जाओ रेडियो में। अच्छा ये पाकिस्तान बनने के बाद की बात है, शुरू में कहना तो निज़ामी ने कहा है आ जाओ, मैंने कहा उसने भी कहा कि आ जाओ रेडियो में असिस्टेंट डायरेक्टर होके, तो मैं चाहता हूँ कि आज तनख्वाह ज़्यादा मिलती है यहाँ। कहने लगा तनख्वाह सारी बात नहीं होती, कहीं नजर एक बात सुनो, यहाँ जिस वक्त तुम मेरे कमरे में आते हो कि नहीं तो मेरी मेज़ पे पाँव रखते हो और बात करते हो ये, हाँ और जब मेरे पास आओगे उसके बाद मुलाजिम हो के आओगे नहीं तो यूँ खड़े होगे आगे मेरे आगे, हाँ तो ये देखो तुम्हें क्या कबूल है। हाँ मेरा ख्याल है कि तुम ये रेडियो की मुलाजिमत कभी कर ही नहीं सकते। यहाँ जितनी जी हजूरी चाहिए, जितनी यहाँ सब्जुकेशन है, वहाँ तुम्हारी नहीं हो सकती। ठीक तो मुझसे एक दिन कहने लगे कि मतलब तुम्हारी ये जो नया मजमूआ आए उसमें एक बात ख्याल रखो। तो मैंने कहा जी क्या? कहने कंदील मैंने तुम्हारी पढ़ी है, बड़े गौर से पढ़ी है, कंदील में तुम बड़े घुटन घुटन सी तुम्हें महसूस होती है नज़मों में, तुम्हारी गज़लों में। अच्छा कभी अपने आप को खोल भी छोड़ो, लेट लूज करो अपने आप को, खुलो। अच्छा तो असल में जो मेरा दूसरा मजमूआ सवैदा, उसमें राशिद की इस बात का भी बड़ा दखल है कि सवैदा में मैंने अपने आप को लूज छोड़ा है, वो खुला है। मसलन जो एक नज़म है जवानी जी कंदील में, जी और सवैदा में है वो एक नज़म छम, जी दोनों का एक ही मौजू है, जंग। अच्छा सवैदा में जो नज़म है उसके शायद कोई 100 मिसरे हैं, और जो कंदील में है उसके शायद कोई 10 मिसरे हैं। अच्छा ट्रीटमेंट अलग है लेकिन मौजू एक ही है। ठीक तो राशिद जो थे वो, जब मैं डायरेक्टर नेशनल काउंसिल में था, ये पाकिस्तान नेशनल सेंटर में, तो आया करते थे। और राशिद साहब हल्के के अलावा यहाँ भी मुझे मिले आके, अच्छा तो उन्होंने अपनी नज़में छापी है मुनीर नियाज़ी की मार्फत, जी वो लामुसावी इंसान शायद, जी हाँ जी हाँ जी और भी ईरान में अजनबी। ईरान में अजनबी वगैरह। तो मुझसे कह रहे थे कि बात ये है कि मेरी नज़में जो है ये बाकी रहेंगी। जी मैंने कहा अगर तुम रहोगे तो ये नज़में भी रहेंगी, तुम ना रहोगे तो नज़में भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं रहूँ ना रहूँ, नज़में रहेंगी। तो ये बात तो जाहिर है कि राशिद जो है उसने आपको अपना अंजाम जो है कैसे अंदाज से करवाया है कि लोग उसको नहीं मानते। अब तो अपने आप को जलवा दिया है। ठीक तो राशिद पे जो बहुत सा पर्दा पड़ा है अब आगे वो उसकी एक वजह उसकी मौत भी है जी कि उसने अपने कहा कि मेरी लाश को जला दो। हम लोग अभी उसको इस बात को एसिमुलेट नहीं कर सके हाँ। कि एक मुसलमान अपने आप कहता है कि मेरी लाश जला दो। ठीक तो बताओ, हमने उसको शायर भी अपने छोड़ बुला दिया है, हालांकि वो शायर बड़ा है। ठीक मेरे ख्याल में वो शायर बाद हमारे बड़े शायरों से बड़ा शायर है। ठीक। अच्छा, बहैसियत इंसान आपने उसे कैसा पाया? उसके यहाँ दहरियत के है दहरियत है, है। एक दिन मुझसे कहने लगा कयूम नज़र, ये किसी कराची की बात है, मुझे शराब पिलाओ। मैं यहाँ अल्ताफ़ गौर के पास आया हुआ था शायद। मैंने कहा राशिद मैं शराब नहीं पीता, तुम्हें पता है कि मैं शराब नहीं पीता। कहने लगा आज मैं तुमसे पीऊँगा। मैंने कहा मैं कैसे पिलाऊँगा? कहने लगा मैं तुम्हें बताता हूँ। तो पकड़ के मुझे अपने घर ले गया और कह लगा ये शराब पड़ी है, इसमें तुम पिला दो मुझे। मैंने कहा इसमें मैंने क्या करना है? हाथ तुम्हारा है, मुंह तुम्हारा है, पियो जितनी चाहो पियो। कहना बस यही है कि तुमने शराब, मैं कह दूँगा कि उन्होंने शराब पिलाई। तुम किस तरह कहोगे? मैं कहूँगा कि शराब नहीं पिलाई तुमने। ठीक। तो फिर आपने पिलाई? है जी? पिलाई? नहीं, उसने खुद ही पी। अच्छा अच्छा घर उसका, शराब उसकी, कैंटर उसकी, बिलारी उसकी, सब कुछ उसका। मुझे अपने घर ले गया। अच्छा असल में वो मेरे इस जो है अभी आपने कहा दहरी, मेरे इस मुसलमान होने से बड़ा खायफ था। खायफ नहीं, मेरा मतलब है कि बड़ा भिन्नाता था। यार तुम क्या हर वक्त मुसलमान लिए फिरते हो? अच्छा, मुझे ये एहसास होता है कि वो रिएक्शनरी यानी रिएक्शन का शिकार होकर रह गया था, क्योंकि एक ज़माने में खाकसार तहरीक से वाबस्ता जी था, बिल्कुल ठीक है। तसव्वुफ से भी गहरी वाबस्तगी थी इब्तदाई दौर में, जी हाँ, और फिर उसके बाद रफ्ता रफ्ता दहरियत की तरफ, और मुख्तलिफ उसके ज़िंदगी के अतवार हैं। ठीक है आपने। अच्छा ये बताइए जी, कि राशिद के अलावा फैज़ से भी आपके मरासिम रहे हैं? निकाह से करीब नंबर आसम नहीं रहे जी, बस सलाम दुआई रही, हल्के में कभी आ गए तो बुला लिया, ये कर लिया।
अच्छा, अदीबों में यूसुफ ज़फ़र से आपके मरासिम रहे हैं, जी हाँ। उन्हें कैसा पाया आपने? यूसुफ ज़फ़र बड़ा लावाली आदमी था जी, जी। और लम्हे का आदमी था वो। एक लम्हे के प्रेजेंट में लिव करता था वो, एक लम्हे की बात करता था वो, उसके बाद हर चीज़ भूल जाता था। अच्छा। और वो बड़ा मुसलमान आदमी था यूसुफ ज़फ़र। अच्छा। एक बार मुझसे कहने लगा कि यूं नज़र क्यों ना हम नाते एक मिल के इकट्ठे दिखें। ये पार्टीशन नहीं भी बना था, अच्छा। पाकिस्तान नहीं बना था। अच्छा। मैंने कहा यूसुफ ज़फ़र बात ये है कि नात लिखना बड़े जज्बे का काम है और हम आप में जज्बा वो नहीं है। जी। कहने लगा नहीं कोई बात नहीं है, नाते लिखते रहो। चुनाचे हमने कुछ नाते मिल के लिखी भी, अच्छा। और रेडियो से पाकिस्तान बनने से पहले ब्रॉडकास्ट भी हुई। अच्छा। तो बड़ा इस एतबार से बड़ा जज्बाती आदमी था। और ये मीरा जी को वो अपनी माँ कहता था। अच्छा। एक ज़माना था यूसुफ ज़फ़र की भी शादी नहीं हुई थी, तो दफ्तर से जो तनख्वाह मिलती उसे वो मीरा जी के हवाले करता, उसे अच्छा। उससे लेता। अच्छा, तो मीरा जी खा नहीं जाते थे उसके नहीं, पैसे? मीरा जी बड़ा बहुत ऑनेस्ट आदमी था, अच्छा। बहुत ऑनेस्ट आदमी था, अच्छा। बहुत ही ऑनेस्ट है। एक ज़माने में जब कराची में था, जी। शेर अहमद अख्तर उसका हल्के का सेक्रेटरी था, तो मीरा जी का एक खत आया कि हल्के में मालूम होता है कि लोग मुझसे मरूब हो गए हैं। इसका सबूत ये है कि शेर अहमद अख्तर ने मुझसे अभी तक एक रुपये दाखिले नहीं मांगे जो मेरे हल्के के ड्यू है। अच्छा। मुझे खत लिखो कि तुमने क्यों अभी तक नहीं दिए, मुझे मुझे तो कोप करो, मुझ पर लान कर भेजो कि मैंने हल्के से हाथ क्यों ये पूरा तोड़ नहीं तोला। जी। तो इस किस्म की बातें भी करता था। अच्छा, तो यूसुफ ज़फ़र को कैसा पाया आपने? यूसुफ ज़फ़र बड़ी धुन का पक्का आदमी था जी। अच्छा। यूसुफ ज़फ़र असल में क्लर्क था हाँ। सिविल सेक्रेटरीट में, अच्छा। नहीं ये इरिगेशन सेक्रेटरीट में। अच्छा। तो इसकी शादी जो थी इसके सुवर्ण की लड़की से हुई थी। अच्छा। वो सुवर्ण काजी रहमतुल्लाह बड़े नेक आदमी थे, नवाजी आदमी थे, मैं भी उनको जानता हूँ, वो भी जानते हैं। तो इनकी बीवी बड़ी नेक पाक बाल औरत है। तो उनकी शादी वहाँ हुई, तो ये क्वार्टरों में रहते थे। जी। क्वार्टरों में रहते थे तो अपने खुसर के साथ भी रहते थे, पास ही रहते थे। एक मरतबा क्या हुआ कि ये उनका एक बच्चा आया मेरे घर कि यूसुफ ज़फ़र को नहीं अभी पता बुलाओ। मैंने कहा यूसुफ को, मैं कहा रात के गया 12 बजे हुए थे, मैंने कहा मैं कहाँ से बुलाऊँ। अजी वो आप ढूंढ के लाए उन्हें क्या। मैंने क्या बात क्या है। मालूम हुआ कि उनकी बीवी को बच्चा होने वाला है अच्छा। और यूसुफ दाया की तलाश में गए हुए हैं। अच्छा। मेरा ठिकाना यूसुफ का क्या था, मीरा जी का घर। मैं गया वहाँ देखा शेर नज़म कर रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा ज़फ़र तू किस काम के लिए आया। कहने मैं अभी चलता हूँ जी, वो नज़म हो रही है। तो बीवी उस तरह वहाँ घर में मुब्तला है और ये नज़म कह रहा है। अच्छा। तो ये अपना शायर के शेर के सिलसिले में इस किस्म का आदमी भी था। अच्छा, ये आपके और करीबी दोस्तों में कौन कौन थे, ज़रा नाम लीजिए। आबिद अली थे। जी। आबिद अली थे। आबिद अली, हाँ, इनके बारे में कुछ बताइए, ये कैसे आदमी थे? इनके कुछ आशिकाना मिजाज के बारे में बताइए। बड़े सुना आशिक मिजाज आदमी थे। वैसे बड़े खूबसूरत आदमी थे। बहुत खूबसूरत आदमी थे, बहुत ही खूबसूरत, बड़े वजी आदमी थे, वजी आदमी, खुश शक्ल आदमी थे। बाद लोग तो इनके अपने बारे में बड़े मुख्तलिफ बातें बताते हैं। बहरहाल ये इनके बारे में ये बताते हैं कि ये महबूब रहे हैं एक ज़माने। हाँ वही मैंने कहा ना जी, कि मैंने खुद सुना है, मेरे एक मामू थे, इनके क्लास फेलो थे। आप भी जानते होंगे मीर कुदरतुल्लाह। हाँ जानता हूँ जी, जी, वो प्रेस वाले। मालूम वो है जी। ये बताते थे कि इन पे आधा स्कूल आशिक था। हाँ वो मैंने कहा आधा ना, स्कूल आशिक था। बहुत खूबसूरत थे आबिद अली आबिद से एक दो मरतबा मिला हूँ। भाई, बड़ा अच्छा टीचर था, वेरी गुड टीचर। मैं आपसे पढ़ा नहीं, कहा की बात है, लेकिन वेरी गुड टीचर, ऑलवेज फुल ऑफ नॉलेज, ऑलवेज फुल ऑफ हाँ। वेरी ट्रू। अच्छा, और उनमें शेरों का मामला उसका इतना अच्छा था, इतना ज़ौक बड़ा अच्छा था उसका, कोई ज़ौक आदमी था हम्म, और शेर उसे बेपनाह याद थे। और फिर उसने मुझे जो शेर में मौसीकी का सिलसिला है ना, लफ्ज़ों की मौसीकी का, तो मैंने उसे सीखा है, ठीक। उसे सीखा है मैंने। अच्छा, ये बताइए कि और कौन कौन दोस्त थे आपके? रियाज अहमद हैं, रियाज अहमद वो है क्या जी। कर रहे हैं आजकल? रिटायर्ड लाइफ। कुछ लिख भी रहे हैं कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं। खामोश तुमने कर दिया, खामोश हो गए। अच्छा, तो और वैसे ही पहले कम गो आदमी था वो, रियाज अहमद जो था बहुत कम गो आदमी था। अच्छा। तो वो तो हम उससे मिलजुल के हल्के की वजह से लिखवा भूल गए थे, तो उसके साथ चढ़ के, अब वो लिखता ही नहीं है। अच्छा, और आपके दोस्तों में कौन कौन थे, ज़रा नाम लीजिए जिनसे आप करीब से वाकिफ हैं। क्या मतलब, आजकल तो ज़िया जलंधरी बड़े जोर के जा रहे हैं। अच्छा। ज़िया जलंधरी साहब से मैंने कहा कि ज़िया साहब के आप ये नौकरी छोड़ दें जो कर रहे हैं,
और आप इम्तिहान दें कंपटीशन का। अच्छा ये जी ऑफिस में भी मुलाजिम था मेरी तरह, अच्छा, क्लर्क था। क्लर्क। अच्छा तो इसका बाप जो था वो बड़ा बरखिलाफ था। इसका एक और भाई था हुमायूं, मुमताज़ हुमायूं, वो भी बड़ा खराब, कहीं उन्होंने बेड़ा कर दिया, उसको नौकरी छुड़वा दी, नौकरी कहाँ मिलती है, ये होता वगैरह वगैरह। तो ये ज़िया साहब मुझसे बड़े इम्प्रेस थे, तो इन्होंने मुकाबले का इम्तहान दिया, इत्तेफाक से पोस्टल सर्विस में आ गए और अब तो खैर माशाल्लाह हैं। लेकिन शुरू में शायरी में इनको मैंने गाइड किया है, अच्छा ज़िया जलंधरी को। अच्छा और ये खुद ही बड़ा ज़हीन आदमी है वैसे ज़िया, अच्छा। इनको मैंने गाइड किया। इस तरह अल्ताफ़ गौहर थे, अल्ताफ़ गौहर से आपके मरासिम कैसे हुए? अच्छे रहे, नहीं, किस तरह हुए? हल्के की वजह से। हल्के की वजह से। अल्ताफ़ गौहर साहब जब पढ़ते थे गवर्नमेंट कॉलेज में एमए में, तो मुझे मीरा जी को ये ले जाया करते थे अपनी मजलिस सोसाइटी गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छा कि भाई आओ और हमारी सदारत करो मजलिस की। अच्छा तो हम इनको सदारत करते, ये लड़के, फिर हमने इनको, ये अच्छे से पढ़ने वाले थे, ये लेके आए, हल्के में लेके आए, और फिर ये बहुत बहुत ज़हीन लड़के निकले ये। अच्छा। तो यानी ज़िया जलंधरी हुए, अल्ताफ़ गौहर हुए, अनवर खां हुए, अनवर खां, वो तो बिल्कुल ही खामोश हो हाँ, गए। हिजबुल्ला हुए, हाँ, ये जो जिन्होंने नफ्सियात नफ्सियात पे लिखी है, तहरीर नफ्सी, हाँ, ये कहीं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हो गए थे। ये आजकल तो पिशावर में लगे हुए, पता नहीं रिटायर हो गए होंगे। हाँ। अच्छा, ये बताइए आप कि लाहौर में यानी आपने पूरी ज़िंदगी गुजारी। अच्छा, अब आगे कोई लोग नज़र आते हैं जो आपके काम को चला रहे हैं? हल्के की सही रिवायत जो है उसको चलाने वाले हैं? मैंने पिछली बार तो बताया था कि हल्का 3 पार्टीज में मुब्तला हो गया है। जी एक तो है जो ठीक सियासी है, जी एक जो है जो अपने आप को मौजूदा पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी से अमांग करते हैं, जी अमजद अल्ताफ, जी और उस तरफ हैं मुसन्निफ हुसैन तारड़ वगैरह, जी और फिर दरमियान में है साद सईद वगैरह, जो इधर भी हैं और उधर भी हैं। जी। तो हल्के की पॉलिसी अब फ्रैंकली स्पीकिंग रही कोई नहीं। ठीक। वो जो रिजिडनेस थी उसमें कि ये है तो ठीक है वरना कुछ नहीं है, इसके अलावा हल्का नहीं है, वो बात नहीं रही। ठीक। अब ये भी हल्का है, वो भी हल्का है, वो भी हल्का है, वो भी हल्का है। अच्छा, किसका यकीन कीजिए, किसका यकीन ना कीजिए, लाए हैं उसकी बज़म से यार खबर अलग अलग। अलग अलग। अच्छा, अब मुझे ये बताइए जनाब वाला कि आपने यानी नस्र में क्या कुछ लिखा है, ज़रा थोड़ी सी उसकी तफसील हो जाए। नसर में मैंने बहुत ही लिखा है जी, हाँ जी। लेकिन नसर पे मैंने पहले तो सबसे पहले हमारा लखनवी पे लिखा है, जी। उस पर बहुत से आर्टिकल लिखे हमारे लखनवी पे। हम्म। फिर नसर पे मैंने मॉडर्न शायरी पे तनकीदें लिखी हैं,